हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी को टॉपर साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में देखेंगे दोस्तों, बिहार दरोगा 2025 भर्ती जो नई भर्ती आई है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन आज के सेशन में साइंस के क्वेश्चन होंगे। यह क्वेश्चन बिहार के अन्य एग्जाम जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एवं सभी प्रकार के बिहार से रिलेटेड जितने भी परीक्षाएं हैं वो सब परीक्षाएं में एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूट न जाए। तो चलिए हम सारे प्रश्न को एक इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ देखेंगे ताकि सारे प्रश्न आपको सही सही समझ में आ जाए। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो इसका सही जवाब होगा पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट नोट्स। नोट्स कहता है कि H2O पानी जीवन के लिए आवश्यक यौगिक है। 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन से यह पानी बना हुआ होता है। तटस्थ पीएच मान इसका 7 होता है और 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस में यह पाया जाता है। अगला नोट्स देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यह कोयले से के जलने से बनती है। पौधे इसे भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। यह ग्रीन हाउस गैस है। यह पानी नहीं बल्कि गैस है। अगला नोट्स देखते हैं। सोडियम क्लोराइड इसे सामान्य नमक कहते हैं। सोडियम और क्लोरीन से बना है। भोजन में स्वाद हेतु प्रयोग सोडियम क्लोराइड का किया जाता है। यह पानी नहीं बल्कि ठोस यौगिक है। अमोनिया के बारे में देखते हैं। अमोनिया नाइट्रोजन व हाइड्रोजन से बनी गैस है। यह तीव्र गंध होती है। उर्वरक बनाने में प्रयोग होती है। यह पानी नहीं बल्कि क्षारीय है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, वह गैस जो दहकते हुए कोयले से निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं इस प्रश्न का इम्पोर्टेंट नोट्स। कार्बन डाइऑक्साइड दहकते कोयले से बनती है। यह रंगीन व गंधहीन गैस है। पौधे इसके प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। यह ग्रीन हाउस गैस है। इस प्रश्न के सारे ऑप्शन को भी ऑपरेशन करते हुए चलते हैं। दूसरा ऑप्शन था इसका H2 हाइड्रोजन। यह सबसे हल्की गैस होती है और ज्वलनशील होती है। कोयले से नहीं बनती है। ईंधन के रूप में प्रयोग होती है H2। अब देखते हैं अगला ऑप्शन था इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जीवनदायिक गैस है। दहन को बढ़ाती है। कोयले के जलने में उपभोग होती है और स्वयं यह नहीं बनती है। अगला इसका ऑप्शन था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायु में 78% होती है। दहन में भाग नहीं लेती है। यह निष्क्रिय गैस है और यह नाइट्रोजन को उर्वरक में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा SO2 और NO2, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इस प्रश्न का इम्पोर्टेंट नोट्स। नोट्स बताता है कि SO2 और NO2 कारखानों और वाहनों से निकलती है। यह जल से मिलकर अम्ल बनती है। यह अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। यह जो SO2 और NO2 है पेड़ों, भवनों और मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है। इसका एक और ऑप्शन था
कार्बन मोनोऑक्साइड, यह जो है अधूरा दहन से बनती है। यह विषैली गैस है, रक्त में ऑक्सीजन को रोकती है। अम्ल वर्षा का कारण यह नहीं है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन था हाइड्रोजन। यह हल्की गैस है, यह प्रदूषण नहीं करती है, अम्ल वर्षा से कोई इसका संबंध नहीं है, स्वच्छ ऊर्जा का यह स्रोत है। एक और ऑप्शन था मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। यह दलदली क्षेत्रों से बनती है। ग्रीन हाउस गैस यह है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है, अम्ल वर्षा नहीं करती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पत्तियों में, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इस प्रश्न का इम्पोर्टेंट नोट्स। नोट्स कहता है कि पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यही होती है। सूर्य का प्रकाश और CO2 और जल से भोजन यह बनाता है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर पत्तियां था। इसका एक और ऑप्शन था जड़। जड़ है जो मिट्टी से जल व खनिज सोखती है और पौधे को स्थिर रखती है। कुछ में भोजन संग्रह करती है और प्रकाश संश्लेषण यह नहीं करती है। इसका एक और ऑप्शन था तना। तना जो है पौधे को सहारा देता है और जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। कुछ तनों में भोजन संग्रह होते हैं और भोजन निर्माण यह नहीं करता है। एक ऑप्शन था फूल। यह भी पेड़ पौधे का ही पार्ट्स है। फूल जो है पौधे का जनन अंग है। परागण और निषेचन में यह सहायक है। फल और बीज फूल से ही बनते हैं। यह भोजन निर्माण नहीं करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एम्पियर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का इम्पोर्टेंट नोट्स। नोट्स बताता है कि एम्पियर है जो धारा का इकाई है। एम्पियर से अमीटर से मापी जाती है। एम्पियर अमीटर से मापी जाती है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम प्रति सेकेंड होता है। इसका वैज्ञानिक नाम एम्पियर पर रखा गया है। तो इसका इस प्रश्न का सही जवाब था एम्पियर। इस प्रश्न में और ऑप्शन थे वोल्ट। वोल्ट जो है विद्युत विभव की इकाई है। वोल्ट मीटर से वोल्ट मापी जाती है। इसका प्रतीक V है और यह धारा नहीं विभव मापता है। इसका अगला ऑप्शन था ओम। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। प्रतिरोध इसका ओम होता है। चालक का विरोध यह दर्शाता है। ओम का नियम V=IR पर आधारित है। इसका एक और ऑप्शन था वाट। वाट शक्ति की इकाई है। इसका प्रतीक W है। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बट्टा सेकेंड होता है। यह बल्ब की क्षमता बताता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन, यानी कि A इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इस प्रश्न का नोट्स। नोट्स बताता है कि नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। यह अत्यधिक ऊर्जा निकालती है। यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। इसे फ्यूजन कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब था नाभिकीय संलयन। और इसका नेक्स्ट
ऑप्शन था नपकीय विखंडन। नपकीय विखंडन है जो बाहरी परमाणु टूटकर छोटे बनाते हैं। यह रिएक्टरों में होता है, सूर्य में यह नहीं होता है। इसे फिशन भी कहते हैं। इसका एक और ऑप्शन था रासायनिक क्रिया। यह इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। यह सीमित ऊर्जा मिलती है। सूर्य में यह नहीं होता है। पृथ्वी पर साधारण ऊर्जा का स्रोत है। एक और इसका ऑप्शन था ऊर्जा। ऊर्जा का परिणाम है, स्रोत नहीं है। यह संलयन से उत्पन्न होती है। प्रकाश व ताप के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। केवल ऊष्मा से ऊर्जा बनती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और जो बगल में बेल आइकन है उसको कर लीजिएगा ऑन, ताकि हम किसी भी प्रकार का वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। अब देखते हैं, यह प्रश्न कहता है जीवाणु से फैलने वाला रोग क्या है। जीवाणु से फैलने वाला रोग क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हैजा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इस प्रश्न का इम्पोर्टेंट नोट्स। नोट्स बताता है कि हैजा जीवाणु से फैलता है। यह दूषित जल से संक्रमण होता है। दस्त और उल्टी इसके लक्षण है। यह जीवाणु जनित रोग है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब था हैजा। इसमें और ऑप्शन थे मलेरिया। मलेरिया के बारे में जानते हैं। यह परजीवी प्लाज्मोडियम से फैलता है। यह मच्छर वाहक होता है, यानी कि मच्छर काटने से फैलता है। इसमें जीवाणु जनित नहीं होता है। यह रक्त रोग है। इसका एक और ऑप्शन था डेंगू। डेंगू वायरस जनित रोग है। यह एंडीज मच्छर से फैलता है। इसमें प्लेटलेट घटता है। जिसको डेंगू हो जाता है उसमें प्लेटलेट घटता है, और यह जीवाणु नहीं वायरस के कारण डेंगू होता है। एक और इसका ऑप्शन था चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो है वायरस से फैलता है, मच्छरवाहक होता है। जब यह चिकनगुनिया हो जाता है तो शरीर में जोड़ों में दर्द होता है। यह विषाणु जनित नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, सारे प्रश्न आपके लिए वीवीआई है। आप सारे प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिएगा ताकि कोई प्रश्न आपसे छूट न जाए। यह प्रश्न कहता है दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का कब बनता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा समतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अब देखते हैं इस प्रश्न का सटीक नोट्स। नोट्स बताता है कि समतल दर्पण प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। यह सीधा और आभासी होता है। यह दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनता है। घरों में और वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब था समतल दर्पण। इस प्रश्न के अगला ऑप्शन था उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है और इसमें आभासी और सीधा होता है। पीछे के देखने के लिए वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है और इसका आकार समान नहीं होता है। और इसका एक और ऑप्शन था अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा या उल्टा बन सकता है। यह स्थिति पर निर्भर करता है। अवतल दर्पण को सेविंग मिरर में उपयोग किया जाता है। इसे समान आकार नहीं देता है, यह वस्तु से बड़ा आकार देता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा
त्वचा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इस प्रश्न का इम्पोर्टेंट नोट्स। नोट्स बताता है कि त्वचा शरीर की बाहरी परत है। यह सुरक्षा प्रदान करती है। यह हमारे शरीर में तापमान नियंत्रित करती है। यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब था त्वचा। अब इस प्रश्न में और ऑप्शन थे, उसको ऑपरेशन करते हैं। इसका एक और ऑप्शन था हृदय। हृदय जो है रक्त पंप करने में सहायता पहुंचाता है। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसे वेस भी कहा जाता है, और हृदय शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त देता है। यह सबसे बड़ा अंग नहीं है। एक और इस प्रश्न का ऑप्शन था यकृत, यानी कि लीवर। यह दूसरा सबसे बड़ा अंग है। यह पित्त रस बनाता है और यह विषैले पदार्थों का निष्क्रिय करता है और यह पाचन में सहायक होता है। इसका और एक ऑप्शन था फेफड़ा। फेफड़ा जो है उसे श्वसन अंग कहते हैं। ऑक्सीजन यह ग्रहण करने में सहायता प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का कार्य करता है। यह सबसे बड़ा अंग नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा त्वचा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है जल का पीएच मान क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 7, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का नोट्स देखते हैं। नोट्स बताता है कि तटस्थ मान है, जो 7 है तटस्थ मान है। यह न अम्लीय न क्षारीय होता है। यह शुद्ध जल का पीएच मान है। यह परीक्षा में पूछे जाने वाले अस्थायी तथ्य हैं। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब था सी, यानी कि 7। और इस प्रश्न का नेक्स्ट ऑप्शन था 3। 3 के बारे में देखते हैं। यह बहुत अम्लीय पदार्थों का पीएच मान है, जैसे सिरका, नींबू रस। यह जल का नहीं है। जल का पीएच मान 7 होता है। एक और ऑप्शन था 5। 5 हल्का अम्लीय मान है। यह वर्षा जल के समान है। शुद्ध जल का यह मान नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो इसका सही जवाब होगा माध्यम बदलने से, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश का अपवर्तन माध्यम बदलने से होता है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस प्रश्न का इम्पोर्टेंट नोट्स देखते हुए चलते हैं। कहता है कि माध्यम बदलने से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो गति में बदलाव आती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। गति बदलने से इसमें दिशा बदल जाता है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। जैसे वायु से जल में प्रवेश करते समय मुड़ता है, प्रकाश का मुड़ता है। इसका एक और ऑप्शन था तापमान से। तापमान प्रकाश की तीव्रता प्रभावित कर सकता है, परंतु अपवर्तन का मुख्य कारण नहीं है। ताप बढ़ने से माध्यम का घनत्व बदल सकता है, लेकिन यह गौण कारण है। इसका एक और ऑप्शन था दाब से। दाब का प्रभाव बहुत कम होता है। सामान्यतया अपवर्तन इससे नहीं होता है। माध्यम का परिवर्तन मुख्य कारण है। एक और ऑप्शन था प्रकाश की तीव्रता। तीव्रता से केवल चमक दर्शाती है, दिशा पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। अपवर्तन से संबंध इसका नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब था माध्यम बदलने से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है रक्त का तरल भाग कहलाता है। तो इस प्रश्न का
सही जवाब होगा प्लाज्मा, यानी कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। इसीलिए ए इज द करेक्ट आंसर। अब इस प्रश्न का देखते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स। नोट्स बताता है कि प्लाज्मा रक्त का 55% भाग तरल होता है। इसमें पानी, प्रोटीन व लवण पाए जाते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स इसमें तैरते हैं। यह पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है प्लाज्मा। इस प्रश्न का एक अगला ऑप्शन था प्लेटलेट। यह जो है रक्त का ठोस घटक होता है। रक्त के थक्के जमने में यह सहायक होता है। यह तरल भाग नहीं है। इसकी संख्या लगभग 1.5 लाख से 4 लाख प्रति MMQ होती है। इसका एक और ऑप्शन था आर RBC, यानी कि लाल रक्त कणिका। इसका काम होता है ऑक्सीजन का यह परिवहन करता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह तरल नहीं ठोस घटक है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। एक और इसका ऑप्शन था WBC, संयुक्त रक्त कणिका। यह रोग से रक्षा करती है। प्रतिरक्षा तंत्र का यह भाग है। यह तरल नहीं है। इनकी संख्या लगभग मनुष्य में 4000 से 11000 MMQ होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है मानवों में लिंग निर्धारण किससे होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है वाई गुणसूत्र से, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इस प्रश्न का नोट्स। नोट्स कहता है कि वाई गुणसूत्र केवल पुरुष में पाया जाता है। यह लिंग निर्धारण का निर्णायक तथ्य है। यदि वाई मिलता है तो लड़का जन्म लेता है। इसलिए पिता से लिंग निर्धारण होता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब था वाई गुणसूत्र। इस प्रश्न में और ऑप्शन थे एक्स गुणसूत्र, जो स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं। पुरुष में एक एक्स और एक एक्स वाई होता है। एक्स गुणसूत्र लिंग निर्धारण में भाग लेता है, पर अंतिम निर्धारक नहीं है। यह केवल एक्स स्त्री में ही बनती है। इसका एक और ऑप्शन था जेठ गुणसूत्र। यह पक्षियों में पाया जाता है। यह मनुष्य में नहीं। यह लिंग निर्धारण ZW या ZZ से होता है। मानवों से यह संबंध नहीं रखता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इस प्रश्न का नोट्स। नोट्स बताता है कि जब धारा वहन करने वाला चालक चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो बल लगाता है। यह बल चालक को घुमाता है। यह सिद्धांत मोटर में काम करता है। इसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स से समझाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इस प्रश्न के और ऑप्शन थे अपवर्तन। यह प्रकाश की दिशा परिवर्तन की घटना है। यह विद्युत मोटर से कोई संबंध नहीं रखता है। यह केवल प्रकाश में ही लागू होता है। एक और इसका ऑप्शन था परावर्तन। यह प्रकाश को वापस लौटने की प्रक्रिया है। यह दर्पण से संबंधित है। यह मोटर से ताल्लुक नहीं रखता है। एक और इसका ऑप्शन था संचारण। यह ऊष्मा की प्रवाह की प्रक्रिया है। विद्युत मोटर से इसका कोई संबंध नहीं है। यह भौतिकी में ऊर्जा अध्ययन से जुड़ा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है पौधा में जल ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर।
इस प्रश्न का सारे नोट्स देखते हैं। नोट्स बताता है कि पत्तियों से जल का वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन से होता है। इसमें खिंचाव बल उत्पन्न होता है। यह जल जड़ों से ऊपर चढ़ाता है। यह मुख्य प्रक्रिया है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब था वाष्पोत्सर्जन। इस प्रश्न का और ऑप्शन था श्वसन। यह पौधे में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इसमें जल ऊपर नहीं चढ़ता है। यह ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। एक और इस प्रश्न का ऑप्शन था परिवहन। परिवहन पदार्थ का स्थानांतरण दर्शाता है। जल का ऊपर चढ़ना इसका भाग हो सकता है। एक और इस प्रश्न का ऑप्शन था संचरण। यह ऊष्मा के प्रभाव से संबंधित शब्द है। जीव विज्ञान में इसका कोई उपयोग नहीं है। पौधे में जल चढ़ने से इसका कोई संबंध नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितनी समय लगता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट नोट्स। नोट्स कहता है कि 8 मिनट 20 सेकेंड पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगता है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सूर्य पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। उस दूरी को तय करने में यही समय लगता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी 8 मिनट 20 सेकेंड। इस प्रश्न का एक और ऑप्शन था 5 मिनट। बहुत यह कम समय है। वास्तविक मान लगभग 8 मिनट से अधिक है। एक और अगला इसका ऑप्शन था 12 मिनट, जो कि गलत है। इसका एक और ऑप्शन था 1 घंटा, जो कि इस प्रश्न का आंसर गलत है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न कहता है क्लोरोफिल का कार्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्लोरोफिल का मुख्य कार्य भोजन बनाना होता है। इसीलिए बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की ओर। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, यह क्लोरोफिल है, और इससे वह भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण में यह सहायक होता है। CO2 और जल से ग्लूकोज बनाता है। यह हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब था बी। और इस प्रश्न का एक और ऑप्शन था जल बनाना। यह पौधे में जड़ द्वारा लिया जाता है। क्लोरोफिल जल नहीं बनाता है। एक और इसका ऑप्शन था श्वसन करना। यह कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। क्लोरोफिल इसमें भाग नहीं लेता है। एक और इसका ऑप्शन था नाइट्रोजन लेना। नाइट्रोजन पौधे मिट्टी से लेते हैं। क्लोरोफिल का इससे कोई संबंध नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आर्गन, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं इस प्रश्न का नोट्स। कहता है आर्गन जो है से निष्क्रिय गैस है। यह टंगस्टन फिलामेंट को जलाने से बचाती है। यह प्रकाश की दीर्घायु बढ़ाती है। बल्ब में भरने के लिए सबसे यह उपयुक्त गैस है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है आर्गन। इस प्रश्न का एक और ऑप्शन था हाइड्रोजन। यह अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। बल्ब में खतरनाक हो सकती है, इसीलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रश्न का एक और ऑप्शन था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दहन को बढ़ाती है। टंगस्टन फिलामेंट इससे जल सकता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
इसका एक और ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है दहन को रोकती है, बल्ब में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, यह पारदर्शी भी नहीं होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कौन सा तत्व विद्युत का अच्छा चालक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तांबा, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं इस प्रश्न के नोट्स की ओर। कहता है तांबा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगम करता है, यह विद्युत का चालकता बहुत अधिक करता है, यह तारों और सर्किटों में उपयोग किया जाता है, यह चालक उत्कृष्ट तत्व है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब था तांबा। इस प्रश्न का और ऑप्शन थे लकड़ी। जो लकड़ी है विद्युत की खराब चालक है, इसमें ना के बराबर विद्युत चल सकता है, इसे कुचालक कहा जाता है। यह इससे बिजली नहीं गुजरती है, यह सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता है। इसका और एक ऑप्शन था कांच। यह भी विद्युत का कुचालक है, यह इंसुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं करता है। एक और ऑप्शन था रबर। रबर जो है उत्कृष्ट कुचालक है, यह विद्युत सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता है, तारों की बाहरी परत में इसे लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डेऑक्सैरिबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम है, इसीलिए ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स देखते हैं। कहता है कि यह आनुवांशिक पदार्थ होता है जो सभी जीव की कोशिकाओं में पाया जाता है। डीएनए में जीन होते हैं जो वंशानुगति को की जानकारी को नियंत्रित करते हैं। डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक ने 1953 में बताया था। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं इस प्रश्न का इंपॉर्टेंट नोट। परिवर्तन के केवल एक नहीं दो नियम होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है खट्टा, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं इस प्रश्न का नोट्स। कहता है सभी अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू का रस। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यह जीभ से चखना खतरनाक है, इसे प्रयोगशाला में ही प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब था खट्टा, यानी कि ए। अब इसका एक और अगला ऑप्शन था कड़वा। कड़वा जो स्वाद होता है वह क्षार का स्वाद है, जैसे बेकिंग सोडा, साबुन। यह अम्ल नहीं होता है। अब इसका एक और ऑप्शन था नमकीन। यह स्वाद लवण से जुड़ा होता है, जैसे नमक NaCl। यह अम्ल नहीं हो सकता है। एक और इसका ऑप्शन था मीठा। यह शर्करा पदार्थ का स्वाद है, इसीलिए यह अम्ल नहीं हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एम्पियर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं इस प्रश्न का नोट्स। कहता है कि यह एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का एसआई इकाई है। इसका प्रतीक ए होता है। यह मापने का यंत्र ए मीटर है। ओम के नियम में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब था एम्पियर।
इसका एक और ऑप्शन था वोल्ट। वोल्ट का मात्रक यह है, यह धारा नहीं विभवांतर मापता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4, यानी कि मानव हृदय में कुल 4 कक्ष यानी कि वेस होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सी इज द करेक्ट आंसर है। इसका इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। कहता है कि इसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। यह रक्त का समूह परिसंचरण सुनिश्चित करते हैं। हृदय 4 कक्षीय अंग है। यह स्तनधारियों की विशेषता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब था सी। इसका एक और ऑप्शन था 2। 2 जो है, मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, यह मानव में नहीं हो सकता है। इसका एक और ऑप्शन था 3। 3 जो होता है उभयचर में होता है, यानी कि मानव से अधिक विकसित इसका हृदय होता है। उभयचर यानी कि मेढक ये सब में होते हैं। एक और इसका ऑप्शन था 5। जो 5 कक्ष है वह किसी भी जीव में नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। दोस्तों, अगर यह हमारी सेशन अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं प्रश्न, पौधे में प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का नोट्स देखते हैं। यह हरित लवक कहलाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण यही होता है। यह पौधे के भोजन का निर्माण का केंद्र होता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब था ए क्लोरोप्लास्ट। इसका एक और ऑप्शन था माइक्रोकंड्रिया। माइक्रोकंड्रिया को ऊर्जा उत्पादन केंद्र यानी कि एटीपी कहा जाता है। प्रकाश का यह संश्लेषण नहीं करता है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसका एक और ऑप्शन था राइबोसोम। यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। यह प्रकाश संश्लेषण से संबंधित नहीं होता है। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एक और इसका ऑप्शन था न्यूक्लियस। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए रखता है। प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न कहता है पानी में डूबा हुआ वस्तु हल्का क्यों लगता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऊर्ध्वाधर बल के कारण पानी में डूबा हुआ वस्तु हल्का लगता है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं इस प्रश्न का नोट्स। नोट्स बताता है कि तरल में वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है। इसे बायोन फोर्स कहते हैं। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। इससे वस्तु हल्की प्रतीत होती है। इसीलिए इस प्रश्नों का आंसर था बी ऊर्ध्वाधर बल। इसका एक और ऑप्शन था गुरुत्वाकर्षण घटना। गुरुत्वाकर्षण बल कभी घटता नहीं है, यह अस्थायी प्राकृतिक बल है। एक और इसका ऑप्शन था भार बढ़ता। वास्तव में भार घटता हुआ लगता है। एक और इसका ऑप्शन था वस्तु सिकुड़ जाती है। पानी में वस्तु का आकार नहीं बदलता, केवल बल में अंतर आता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है तांबा प्लस जस्ता मिलकर कौन सा मिश्र धातु बनता है? यानी कि तांबा और जस्ता को मिलाने से कौन सा धातु बनता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पीतल, यानी कि तांबा और जस्ता जस्ता मिलने से बनता है पीतल। इसीलिए ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का नोट्स देखते हैं। कहता है कि पीतल को ब्रास अंग्रेजी में कहते हैं। तांबा प्लस जस्ता जिंक से बनता है।
यह विद्युत उपकरणों में सजावटी वस्तुओं में उपयोग किया जाता है। पीले रंग का यह मिश्र धातु है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब था पीतल। इसका अगला ऑप्शन था कांसा। कांसा जो है तांबा और टीन से बनता है, इसे ब्रॉन्ज कहते हैं। यह मूर्तियों और सिक्के बनाने में उपयोग में लाया जाता है। एक और इसका ऑप्शन था लोहा। यह शुद्ध धातु है, यह मिश्र धातु नहीं है। इसका उपयोग स्टील बनाने में किया जाता है। एक और ऑप्शन था स्टील। लोहा प्लस कार्बन से यह बनता है। यह मजबूत मिश्र धातु है, यह पीतल नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है ओजोन परत किस गैस से नष्ट होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का नोट्स देखते हुए चलते हैं। कहता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रेफ्रिजरेटर व एसी से निकलता है। यह ओजोन अणु को तोड़ती है। ओजोन छिद्र छिद्र का कारण यही है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब था CFC। इस प्रश्न का एक और ऑप्शन था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यह ग्रीन हाउस गैस है। यह ओजोन परत को क्षति नहीं पहुंचाती है, पर जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है। इसका एक और ऑप्शन था NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। यह अम्ल वर्षा का कारण है, ओजोन पर असर इसका नहीं पड़ता है। एक और था इसका ऑप्शन SO2। यह अम्ल वर्षा से संबंधित है, ओजोन को सीधे यह नष्ट नहीं करती है, यह प्रदूषक गैस है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है किसी बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है, तो उसमें प्रवाहित धारा क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 0.45 एम्पियर होगी, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न का नोट्स देखते हैं। नोट्स बताता है कि ओम का नियम के अनुसार यह मान सही है। समान घरेलू बल्ब के लिए उपयोग धारा यह है, इसीलिए इसका ए इज द करेक्ट आंसर था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है डीएनए की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का नोट्स देखते हैं। नोट्स कहता है कि वाटसन और क्रिक 1953 में डीएनए की संरचना का मॉडल दिया, डबल हेलिक्स संरचना बताई। इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यह आधुनिक आनुवंशिक की नींव रखी थी। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा वाटसन और क्रिक। इसका एक और ऑप्शन था डार्विन, जो विकासवाद के जनक हैं। यह डीएनए की खोज नहीं किए थे। इनका पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है। इसका एक और ऑप्शन था मेंडल। यह आनुवंशिक के पिता कहलाते हैं। वंशगति के यह नियम दिए, डीएनए की संरचना से यह संबंध नहीं है। इसका एक और ऑप्शन था पाश्चर, सूक्ष्म जीव के यह जनक हैं। टीका और पस्चराइजेशन का सिद्धांत दिए हैं। डीएनए से इनका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए यह ऑप्शन भी गलत था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है? तो इस प्रश्नों का सही जवाब होगा ठोस में, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का नोट्स देखते हुए चलते हैं। कहता है कि ठोस कान घनत्व अधिक होता है। यह ध्वनि इसमें सबसे तेजी से फैलती है, सबसे कम समय में दूरी तय यह करती है, इसीलिए इसका आंसर ए था। इसका एक और ऑप्शन था
द्रव, इसमें चाल ठोस से कम और गैस से अधिक होता है, जैसे पानी में 1500 मीटर पर सेकेंड। एक और इसका ऑप्शन था गैस। जो गैस है इसमें चाल सबसे कम होता है, जैसे हवा में 343 मीटर पर सेकेंड। इसमें कणों की दूरी अत्यधिक होती है, इसीलिए इसमें गति कम होता है। एक और इसका ऑप्शन था निर्वात। ध्वनि का संचार इसमें नहीं होता है, यह माध्यम इसके लिए आवश्यक है। यह अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा तांबा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं इस प्रश्न का इम्पोर्टेंस नोट्स। नोट्स बताता है कि जो तांबा है वह उत्कृष्ट सुचालक है। तारों और सर्किटों में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित इसमें होती है, इसीलिए बी इज द इसका करेक्ट आंसर है। और इसका ऑप्शन था एक लकड़ी। लकड़ी जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, इससे सुरक्षा हेतु तो उपयोग किया जाता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एक और इसका ऑप्शन था रबर। रबर जो है वो पूर्ण कुचालक है, यह सुरक्षा उपकरणों में प्रयोग होता है, धारा इसमें नहीं प्रवाहित हो सकती है। एक और इसका ऑप्शन था प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है यह विद्युत का कुचालक है, तारों को आवरण में इसका प्रयोग किया जाता है, सुरक्षा प्रदान यह करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रोटॉन संख्या, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं इस प्रश्न का नोट्स। नोट्स बताता है कि प्रोटॉन संख्या यह परमाणु का मूल गुण है। इसमें तत्व की पहचान होती है, इसे जेड द्वारा दर्शाया जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब था प्रोटॉन संख्या, यानी कि सी। और इसका एक और ऑप्शन था इलेक्ट्रॉन संख्या। यह समान अवस्था में इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक प्रोटॉन को दर्शाता है। एक और इसका ऑप्शन था न्यूट्रॉन संख्या। यह द्रव्यमान संख्या से ज्ञात होती है, परमाणु क्रमांक यह नहीं दर्शाता है, इसीलिए यह ऑप्शन गलत था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है मानव का रक्त लाल क्यों होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, इसीलिए मानव का रक्त लाल होता है। इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का इम्पोर्टेंट नोट्स देखेंगे। कहता है कि हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होते हैं, यह ऑक्सीजन से जुड़कर लाल रंग देता है। आरबीसी की संख्या सबसे अधिक होती है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब था आरबीसी। इसका एक और ऑप्शन था डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी रंगहीन होता है, यह रोगों से रक्षा करता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। इसका एक और ऑप्शन था प्लाज्मा। प्लाज्मा हल्का रंग इसका पीला होता है, लाल रंग आरबीसी से आता है। इसका एक और ऑप्शन था ऑक्सीजन गैस। केवल गैस मिलने से रंग नहीं बनता है, हीमोग्लोबिन से जुड़ने पर लाल यह दिखाई देता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा माध्यम बदलने से प्रकाश की गति बदलती है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश का अपवर्तन माध्यम बदलने के कारण होता है। इस प्रश्न का नोट्स देखेंगे। कहता है यह अपवर्तन का मूल कारण है, गति में परिवर्तन से किरण मुड़ती है। लेंस, प्रिज्म आदि इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इसीलिए ए इज द करेक्ट आंसर इसका था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है किसी दर्पण में वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा समतल दर्पण में, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इस प्रश्न का नोट। दोस्तों, सारे प्रश्न एग्जाम के व्यू से भी आई है, तो आप सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसका नोट्स कहता है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी वस्तु सामने होती है। यह नियम दैनिक जीवन में उपयोग होता है, जैसे घर के आईने में, गाड़ियों के शीशे में आदि। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब था ए, समतल दर्पण। इसका एक और ऑप्शन था अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के स्थिति पर निर्भर करता है। यदि वस्तु फोकस और दर्पण के बीच हो तो आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु दूर हो तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसका उपयोग दाढ़ी बनाने के शीशे, डॉक्टर के मिरर, सर्च लाइट में किया जाता है। इसका एक और ऑप्शन था उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है यह हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, इसलिए यह विस्तृत दृष्टि दिखाता है। यह दर्पण वस्तु को अधिक क्षेत्र में दिखता है। इसका उपयोग वाहनों को पीछे देखने वाले शीशे के रूप में किया जाता है, इसीलिए इसे मिरर व्यू भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, हृदय से रक्त किसके द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा धमनियों द्वारा रक्त शरीर के पूरे भाग में पहुंचता है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का नोट्स देखते हुए चलते हैं। कहता है कि धमनियां रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है। इनमें रक्त का प्रवाह उच्च दाब से होता है। मुख्य धमनी, महाधमनी होते हैं। इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती है, इसीलिए ए इज द करेक्ट आंसर है। इसका एक और ऑप्शन था शिराओं से। यह रक्त को शरीर से हृदय की ओर लौटाती है, यानी कि यह लौटाने का काम करती है। इसमें रक्त का दाब कम होता है। वाल्व इसमें मौजूद रहते हैं। यह हृदय से रक्त नहीं ले जाता है। इसका एक और ऑप्शन था कोशिकाओं से। यह सूक्ष्म रक्त वाहिका है। धमनियों और शिराओं से यह जोड़ती है, पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती है। यह मुख्य परिवहन कार्य नहीं करती है। एक और ऑप्शन था फेफड़ा से। फेफड़ा गैस विनिमय के अंग हैं, रक्त को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हृदय से रक्त परिवहन का यह कार्य नहीं करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का नोट्स देखेंगे। कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यह प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। यह सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करता है और वायुमंडल में यह रोकती है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का यह मुख्य कारण है। यह औद्योगिक प्रदूषण से इसकी मात्रा बढ़ती है। इसका एक और ऑप्शन था H2, यानी कि यह हल्की गैस और हानि रहित होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव से इसका कोई भूमिका नहीं होती है। एक था N2, नाइट्रोजन। यह वायुमंडल में लगभग 78% होती है। यह निष्क्रिय गैस है। यह ताप अवशोषण नहीं करती है। एक इसका और ऑप्शन था O2। यह जीवन के लिए आवश्यक गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव में भाग यह नहीं लेती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पेट्रोल, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। यह जो है वह जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अब देखते हैं इस प्रश्न का नोट्स। नोट्स कहता है कि यह खनिज तेल से प्राप्त जीवाश्म ईंधन है। यह मोटर वाहनों में उपयोग होता है। यह लाखों वर्ष पुराने जीवों से बनता है। यह नवीकरणीय नहीं है।
इसीलिए पेट्रोल अनवकरणीय होता है। इसीलिए ए इज द करेक्ट आंसर था। इसका और ऑप्शन थे जो हैं एथेनॉल, यह जैव ईंधन बायोफ्यूल है। यह आधुनिक तकनीक से बनाया जाता है। यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसका एक और ऑप्शन था बायोगैस, यह अपघटन से बनती है। यह नवीकरणीय ऊर्जा है। जीवाश्म ईंधन यह नहीं है। घरेलू उपयोग में यह उपयोगी है। इसका एक और ऑप्शन था सौर ऊर्जा, यह प्राकृतिक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यह सूर्य से प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन से यह अलग है। इस सेशन का देखते हैं अब लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न कहता है मनुष्य में उत्सर्जन अंग कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गुर्दा, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट नोट। कहता है कि गुर्दा यह शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग है। रक्त को अपशिष्ट यूरिया को यह निकालने में काम करता है। यहीं पे मूत्र बनता है। यह उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख भाग है। इसीलिए इसका ए आंसर था गुर्दा। इसका और ऑप्शन थे फेफड़ा, यह CO2 गैस निकालता है। यह श्वसन तंत्र का अंग है। उत्सर्जन में यह सहायक पर मुख्य अंग नहीं है। इसका एक और ऑप्शन था हृदय, यह रक्त का पंप करता है। यह उत्सर्जन कार्य नहीं करता है। यह परिसंचरण तंत्र अंग है। एक और इसका ऑप्शन था यकृत, यह पित्त का निर्माण करता है। यह शरीर का रासायनिक संयंत्र कहलाता है। उत्सर्जन का सहायक अंग यह है। तो दोस्तों आज की प्रश्न यहीं तक। अब मिलते हैं अगले वीडियो के में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम इसी तरह का बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और अदर एग्जाम से रिलेटेड MCQ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।